हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोल्डन रेस करियर पॉइंट। आज के वीडियो में एसएससी जीडी की कांस्टेबल परीक्षा में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए इतिहास के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में भी 20 प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो 20 प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, इस वीडियो में जो है मौर्य तथा मौर्योत्तर साम्राज्य के 20 प्रश्नों को शामिल किया गया है। मौर्य साम्राज्य से और मौर्य साम्राज्य के बाद में जो साम्राज्य आए हुए हैं, ठीक है, उनके 20 प्रश्नों को लिया गया। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने। चलिए देखते हैं। पहले प्रश्न में पूछा गया है, सम्राट अशोक खाली जगह का पुत्र था। तो इसमें पूछ रहे हैं कि सम्राट अशोक किसका पुत्र था? बिंबिसार का, बिंदुसार का, चंद्रगुप्त मौर्य का या फिर अजातशत्रु का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सम्राट अशोक जो थे वो बिंदुसार के पुत्र थे। ठीक है, और उनकी माता जी का नाम रानी धर्मा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक किस मौर्य शासक के शासन काल में कलिंग युद्ध हुआ? ऑप्शन है बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर दशरथ। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अशोक जब राजा थे उसी टाइम पर कलिंग का युद्ध हुआ था। अब देखिए, अशोक जो थे, इनका राज्याभिषेक की बात की जाए अगर, तो बिंदुसार के ये बेटे थे। ठीक है, तो बिंदुसार के बाद में इनका राज्याभिषेक हुआ और अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, ठीक है, 8वें वर्ष में, वही लगभग 261 बीसी में, बीसी का मतलब ईसा पूर्व, ठीक है, 261 बीसी में कलिंग के साथ में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। और इस युद्ध की जानकारी जो है अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। ठीक है, 13वें शिलालेख से ये जानकारी मिलती है कलिंग के युद्ध के बारे में। ठीक है, और इस युद्ध में लगभग कहा जाता है कि 1 लाख लोग मारे गए थे। और इस यही सब देख करके अशोक का हृदय एकदम द्रवित हो गया और वहीं से हृदय परिवर्तन हो गया। इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और युद्ध न करने की कसम खाई थी। ठीक है, और यही इसका अंतिम युद्ध भी माना जाता है अशोक का। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये भी प्रश्न बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या फिर दशरथ ने? तो इसका भी जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। ठीक है, अशोक ने ही बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में धम्म की अवधारणा को आगे बढ़ाया था। ठीक है, और देखिए, अशोक के धम्म से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब ये था कि नैतिक संहिता, मतलब नैतिक कर्तव्यों का पालन करिए और नैतिकता बनाए रखिए, ये था अशोक का धर्म। इसी का प्रचार प्रसार ने ज्यादा करवाया था। ठीक है, और ये प्रचार प्रसार के लिए अभिलेखों का निर्माण भी करवाया था अशोक ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा है? मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? 258 बीसी में, 249 बीसी में, 254 या फिर 232 बीसी में? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अशोक की मृत्यु 232 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 232 बीसी में, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र, ठीक, आधुनिक पटना है ये, में कुल कितने द्वार थे? ऑप्शन है 64, 125, 261 या फिर 366। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 64। अब देखिए, मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र, जिसे कि आधुनिक पटना, आधुनिक नाम क्या है उसका? पटना। ठीक, एक विशाल और खूबसूरत नगर था मेगस्थनीज के अनुसार। यहाँ एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ था पूरा शहर। पाटलिपुत्र जो था, ये एक बहुत बड़ी दीवार, प्राचीर का मतलब दीवार से घिरा हुआ था, बाउंड्री। ठीक है, जिसमें लगभग 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। ठीक है, और घरों की बात की जाए तो 2 और 3 मंजिल वाले घर हुआ करते थे, और वो भी लकड़ी और कच्ची ईंटों के बने हुआ करते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 6, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, देखिए, प्रश्न नंबर 6 में पूछा है, निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? ठीक है, शुंग वंश। ऑप्शन है पुष्यमित्र, अगणिमित्रा, वसुमित्र या फिर देवभूति। देखिए, इसमें जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ए, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। देखिए, मौर्य वंश के बाद में शुंग वंश आया, और मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ। ठीक है, उन्हीं की हत्या करके 185 ईसा पूर्व में मगध पर शुंग वंश की नींव पड़ी थी। और पुष्यमित्र शुंग, जिसने की इसकी नींव डाली थी शुंग वंश की, कौन था?
ये बृहद्रथ का सेनापति था। ठीक है, और राजा बनने के बाद में पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी विदिशा बनाई थी। ठीक है, और पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया राजा बनने के बाद में, और भरहुत स्तूप का निर्माण भी करवाया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भरहुत, ये देखिए भरहुत स्तूप, ठीक है, भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासन काल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? अशोक, बिंदुसार, बृहद्रथ या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक के टाइम पर। ठीक है, अब देखिए सांची का स्तूप की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, सांची का स्तूप जो है कहाँ है? एमपी, एमपी का मतलब मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, और इसका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा करवाई गई थी। ठीक है, और अशोक ने कई शिलालेख एवं स्तंभलेख लिखवाए थे, जिसमें सांची का स्तूप भी था। ये ठीक है, स्तूप भी बनवाया था इन्होंने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो सही जवाब लगभग पता भी होगा कई लोगों को, ये ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब स्थापना अगर बात की जाए कब हुई थी, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 322 ईसा पूर्व में ठीक हुई थी, और मौर्य राजवंश ने भारत पर 137 वर्षों तक राज्य किया था, शासन किया था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना का श्रेय जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य, ठीक, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, उनको जाता है। ठीक है, और मौर्य वंश में कई प्रतापी शासक हुए थे, जिनमें से अशोक का नाम सर्वोपरि आता है। अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था, और जिसे प्रियदर्शी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है, मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने या फिर दशरथ ने? इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अभी पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग। अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद में, ठीक है, बौद्ध धर्म अपना लिया था और कभी भी युद्ध न करने की शपथ ली थी। ठीक है, विजय भी त्याग दी थी, उसने विजय स्वीकार नहीं की थी कलिंग की। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका अशोक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में पूछा है, निम्नलिखित मौर्य सम्राटों में से किसे प्रियदर्शी या फिर प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था? अभी बता चुके हैं कौन सा हो जाएगा इसमें? अशोक। ठीक, अशोक को ही प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। इसमें क्या पूछा गया है, मौर्योत्तर काल में, खाली जगह है यहाँ पर, वे पुरुष महिलाएं थे, मतलब यहाँ पर कैसे पुरुष महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थी? ठीक है, मतलब मौर्योत्तर काल में जिन पुरुष और महिलाओं के पास जमीनें नहीं थी उन्हें क्या कहा जाता था? गृहपति, ग्राम भोजक, भूमिहार या फिर दास कर्मकार? इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, दास कर्मकार कहे जाते थे ये लोग। ठीक है, देखिए मौर्योत्तर काल की बात हो रही है, मतलब मौर्य साम्राज्य के बाद की बात हो रही है। तो मौर्योत्तर काल में दास कर्मकार वे पुरुष और महिलाएं होते थे जिनके पास जमीनें नहीं होती थी। ठीक है, और वे जमीन के मालिकों के खेतों में काम किया करते थे। दास कर्मकार शब्द में दास और भाड़े के मजदूर दोनों लोग शामिल थे। अशोक के शिलालेख में दास और कर्मकार का जिक्र मिलता है, और इसके अलावा कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में दासों को कृषि कार्यों में बड़े पैमाने पर लगाया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे पुरुष महिलाएं जिनके पास जमीन नहीं होती थी उन्हें क्या कहा जाता था? दास कर्मकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 में क्या पूछा गया है, मेगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी से सजाए गए खाली जगह की सवारी करते थे? घोड़ों की, हाथियों की, बैलों की या फिर एक सिंह, जिसे कि यूनिकॉर्न बोला जाता है। ठीक, एक सिंह वाला घोड़ा जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सोने और चांदी से लदे हुए सजे हुए हाथियों पर वो लोग सवारी करते थे। ठीक है, कौन? चंद्रगुप्त के रक्षक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 पूछा गया है, निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? ऑप्शन है अमिनटॉस तृतीय, फिलिप द्वितीय, सेल्यूकस निकेटर या फिर अमिनटास द्वितीय। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूकस निकेटर। ये कौन था? ये सिकंदर का सेनापति था।
और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में युद्ध हार गया था ये। ठीक है, उसके बाद में इसने क्या मेगास्थनीज को यहाँ पे पूछा गया, देखिए यहाँ पर पूछा गया मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसने भेजा था, तो सही जवाब सेल्यूकस निकेटर हो जाएगा। बस इतना याद रखिएगा कि सेल्यूकस निकेटर जो था वो सिकंदर का सेनापति था। ठीक है, और सिकंदर की मृत्यु के बाद में इसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में युद्ध भी किया था जिसमें इसकी पराजय हुई थी सेल्यूकस निकेटर की। ठीक है, चलिए अब देखिए ये सब विवरण जो है मेगास्थनीज की पुस्तक क्या नाम है उसका, इंडिका। ठीक है, इंडिका ये स्रोत है ये सारे विवरणों का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतिम सुंग शासक की हत्या उसके मंत्री क्या नाम था उसका, वासुदेव ने की थी, जिसने आगे चलकर खाली जगह वंश की स्थापना की। अब देखिए सुंग वंश की स्थापना किसने की थी, पुष्यमित्र सुंग ने। ठीक है, और पुष्यमित्र सुंग ने किसकी हत्या करके सुंग वंश की स्थापना की थी, तो बृहद्रथ जो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, और मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ का सेनापति कौन था, पुष्यमित्र सुंग, उसने हत्या की थी बृहद्रथ की और सुंग वंश की स्थापना की थी। आगे चलकर सुंग वंश में ही अंतिम शासक जो था, ठीक, उसकी हत्या किसने की थी, उसके मंत्री वासुदेव ने की थी। ठीक है, और उसने आगे चल करके किस वंश की स्थापना की, पूछा गया इसमें। ऑप्शन है काकतीय, कण्व, कलचुरी या फिर कुर्मी, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कण्व वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, कण्व वंश का अगर अंतिम शासक पूछा जाए तो कौन था, सुशर्मा था। ठीक है, सुशर्मा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। चाणक्य खाली जगह के शासनकाल में प्रधान अमात्य थे। ठीक, किस शासनकाल में प्रधान अमात्य थे, अशोक के, हर्षवर्धन के, बिंदुसार के या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के। सीधा सीधा जवाब क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से ही तो मौर्य वंश की स्थापना की थी, आगे चलकर उनके प्रधानमंत्री बने थे, वही प्रधान अमात्य। ठीक है, और चाणक्य का पूरा नाम पूछा जाए तो विष्णुगुप्त चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न। अच्छा हाँ, एक और बात याद रखेंगे, चाणक्य ने एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है, उसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र। कौन सा, अर्थशास्त्र। ठीक, कभी कभी पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की, तो अर्थशास्त्र की रचना की चाणक्य ने या फिर कौटिल्य ने या फिर विष्णुगुप्त, कोई भी ऑप्शन मिल जाए। और पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र किसका ग्रंथ है, किस चीज का ग्रंथ है, इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो ये अर्थ से संबंधित नहीं है, किससे संबंधित है, ये राजनीति शास्त्र से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। नाम इसका अर्थशास्त्र है लेकिन ये संबंधित किससे है, राजनीति शास्त्र से संबंधित है। ठीक, राजनीति से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 में क्या पूछा गया है, खाली जगह है, साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। ठीक, तो यहाँ पर पूछा कि कौन सा साम्राज्य था, ठीक है, जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। ऑप्शन है कुषाण साम्राज्य या फिर गुप्त साम्राज्य या फिर मौर्य या फिर चोल, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मौर्य साम्राज्य जो है इसका प्रारंभ चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 321 ईसा पूर्व में किया गया था मगध में, और चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय द्वारा प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, अब देखिए कहाँ तक साम्राज्य था, उत्तर पूर्व भारत के हिस्सों केरल और तमिलनाडु को छोड़ करके मौर्यों ने शेष भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। ठीक, और बात की जाए इनकी राजधानी की, तो राजधानी क्या थी इनकी, पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना नाम है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है, तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा ऑप्शन में सही क्रम है राजाओं का, तो देखिए यहाँ पर बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बृहस्पति। गलत हो गया, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था कौन, बिंदुसार। ठीक, और बिंदुसार का बेटा कौन था, अशोक। ठीक है, बृहद्रथ सबसे अंतिम शासक था। दूसरा विकल्प देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य सही, इसके बाद में कौन है, बिंदुसार सही है, फिर अशोक और फिर लास्ट में बृहद्रथ, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 में क्या पूछा है, देखिए मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था। ठीक है, मतलब किस राजवंश के बाद मौर्य राजवंश आता है मगध साम्राज्य में, तो यहाँ पर ऑप्शन है नंद राजवंश, सुंग राजवंश, गुप्त राजवंश या फिर कुषाण। देखिए सुंग तो मौर्य के बाद में है ना भाई, अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र सुंग ने सुंग राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, लेकिन मौर्य किसके बाद में आए थे, तो नंद के बाद में। ठीक है, नंद राजवंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद था।
और उसे युद्ध में पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से पराजित किया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, अशोक ने धार्मिक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। अच्छा ठीक है, देखिए कलिंग के युद्ध के बाद में अशोक ने युद्ध न करने की शपथ ली थी, ठीक है, और विजय को त्याग दिया था। ठीक है, इसके बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था और उसके प्रचार प्रसार के लिए क्या किया था, धार्मिक अधिकारियों की नियुक्ति की थी अपने धर्म के प्रचार के लिए, जिन्हें खाली जगह के रूप में जाना जाता था। किस रूप में जाना जाता था, धम्म महामत्ता, धम्माधिराज, धम्माधिकारी या फिर धम्माध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, इसका धम्म महामत्ता के रूप में जानते थे। ठीक है, अब देखिए अशोक के बारे में अगर बताएं तो अशोक मौर्य राजवंश का तीसरा शासक था। ठीक है, और उसने लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। ठीक है, अशोक ने 260 ईसा पूर्व के आसपास बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म भी घोषित किया था और धर्म महामात्र, जिसको कि धम्म महामत्ता भी बोलते हैं, के रूप में धार्मिक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। ठीक है, और जिन्होंने धम्म का प्रचार करने और विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच द्वेष भाव को समाप्त करके धर्म की एकता पर बल देने का कार्य किया था। किसने, धम्म महामत्ता ने। नियुक्ति किसने की थी, अशोक ने की थी। ठीक है, लास्ट प्रश्न देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 20, अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है। ठीक है, अब देखिए अशोक ने कई शिलालेख लिखवाए हैं, कई स्तंभ लेख लिखवाए हैं। ठीक है, तो उनमें सबसे अच्छी उदाहरण किसका मिलता है, मतलब किस लिपि में लिखे गए हैं ये, ग्रंथ लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, कदम्बा लिपि में या फिर शारदा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मौर्य युग के महान सम्राट अशोक ने अपने विचार एवं राज्य के आदेश को पत्थर की शिला पर उत्कीर्ण करवाया, जिनमें मुख्यतः ब्राह्मी लिपि मिलती है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो अशोक ने खरोष्ठी और अरमाइक लिपि में भी लेख लिखवाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लिपियां हो गई, कौन कौन सी, एक तो ब्राह्मी हो गई, एक कौन सी हो गई, खरोष्ठी, ठीक, खरोष्ठी, और एक हो गई अरमाइक। तो इन 3 लिपियों में अशोक के शिलालेख मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर किसमें, ब्राह्मी में। अब अगर इनकी बात की जाए खरोष्ठी और अरमाइक की, तो देखिए शाहबाज गढ़ी और मान शेहरा अभिलेख जो है वो खरोष्ठी लिपि में है। ठीक है, और लघमान जो है वो अरमाइक लिपि में, से सभी ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने 20 प्रश्नों के आंसर को देखा। अब देखिए सारे प्रश्न जो है एसएससी जीडी की कांस्टेबल परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इससे एक आइडिया लग जाता है। देखो पहली बात तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है, पैटर्न पता चल जाता है कि किस पैटर्न में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग ये देख करके हो सकता है थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए आपको एग्जाम में। ठीक है, तो अपनी तैयारी को जारी रखिए, बने रहिए गोल्डन रेस कैरियर पॉइंट के साथ में। थैंक यू।